हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब। दोस्तों, जिसका आपको इंतजार था, जिस वैकेंसी की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वो वैकेंसी अब आपके सामने आ गई है। देखिए, आज एसएससी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो भी सीएचएसएल के लिए। किसके लिए? सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए आपकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो ध्यान रखेंगे, इस पूरी नोटिफिकेशंस के बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि आप इसकी जानकारी कैसे ले पाएंगे, फॉर्म फिलअप कैसे कर पाएंगे, क्या उसका एज लिमिट है, कब तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, एग्जामिनेशंस के प्रोसेस क्या होंगे, ये सारा डिटेल्स लेकर के आज चंदन सर आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी, जहां तक मैं मानता हूं कि यूपीएससी के बाद एसएससी एक अच्छी वैकेंसी है, वो भी सीजीएल के बाद का जो लेवल है वो आपका है सीएचएसएल। ठीक है, तो एसएससी पूरे वर्ष का कैलेंडर भी जारी करती है, एग्जाम भी आपकी लेगी, साथ ही साथ इसका प्रोसेस जो है बहुत ही बेहतरीन, नीट और क्लीन प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और ये आपका एसएससी का नोटिफिकेशन जो आया है, वो पूरी नोटिफिकेशन का मैं प्रिंट आउट किया हूं और साथ ही साथ इसका ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा और आपकी संस्थान में भी ये अवेलेबल मैं करवा दूंगा और आपके ग्रुप पर भी इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ना कि ये जो एग्जाम कंडक्ट होने जा रही है, इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फिल किया जाएगा, इसका क्या डेट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो डेट आपका है 1 फरवरी से है। 1 फरवरी 2020 को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ। ठीक है ना, यानी आज। और ये जो फिलअप होगा, ये फिलअप होगा आपका 7 मार्च तक, 7 मार्च 2022 तक फिलअप होगा। यानी ये आपकी डेट्स है फॉर्म फाइलिंग की। ठीक है ना, ये आपका फॉर्म फाइलिंग का डेट है। ठीक है, कब से कब तक? 1 फरवरी 2022 से लेकर के 7 मार्च 2022 तक फॉर्म फाइलिंग का डेट है। अब जरा ध्यान रखिएगा इसमें कि हम लोग ऐसा करें कि आप वेट ना करें कि लास्ट डेट आएगा उस समय हम फॉर्म फिल करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट टाइम में क्या होता है, सर्वर बहुत स्लो हो जाता है, कभी पेमेंट आपका फंस जाएगा, जैक हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि ऑनलाइन सबमिशन आप फॉर्म कर रहे हैं नहीं ले। इसलिए ध्यान रखिएगा कि किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है ना कि हमारा फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए विदिन अ वीक और मैक्सिमम विदिन 15 डेज, विदिन 15 डेज। ठीक है ना, 15 दिन के अंदर आपकी फॉर्म फिलअप हो जानी चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम होती है उसके तहत मैं 2 बार क्वालिफाइड हूं, आज जॉब में भी हूं। ठीक है, एसएससी हमारा प्रेफरेंस रहा है। एसएससी के बारे में बहुत विस्तार से मैं आपको बता सकता हूं। एसएससी के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि आपके प्रिपरेशन का रोड मैप क्या होगा, कैसे आप प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत विस्तार से बता सकता हूं। एक एक कमियां मैं आपको बता सकता हूं जहां पे विद्यार्थी अटक जाते हैं, जहां पे विद्यार्थी फेल्यूर होते हैं, वो सारी कमियां मैं आपको सिरे से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आके देख लेंगे। तो 15 दिन के अंदर कोशिश कीजिए कि आप अपना फॉर्म फिलअप कर ले। ये हो गया आपका फॉर्म फिलअप का डेट। अब जरा देख लेते हैं कि इसमें वैकेंसीज कौन कौन आते हैं। तो इसमें वैकेंसी जो आते हैं वो आपका एलडीसी का है, लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी का। दूसरा इसमें वैकेंसी है आपका, वो है आपका जेएसए का,
JSA का जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। दूसरा हम लोग बढ़ते हैं तो एक आता है PA और SA, ठीक है ना। दूसरा जो होता है PA पोस्टल असिस्टेंट एंड SA सॉर्टिंग असिस्टेंट। अब चलते हैं हम लोग थर्ड में। एक थर्ड जो आपका आया है वो आया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है ना, DEO का, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO। क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का दो पोस्ट है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरा जो पोस्ट है इसमें DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इसमें लिखता है ग्रेड A, ठीक है ना। और ये जो ग्रेड A डाटा एंट्री ऑपरेटर है ये हमेशा इसका वैकेंसी जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसको डिपार्टमेंट मिलेगा कैग, ठीक है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको हम लोग महालेखाकार भवन जो है ना पटना में, ठीक है, या महालेखाकार का जो ऑफिस होता है, ठीक है ना, उसी ऑफिस में ग्रेड A की वैकेंसी होती है, ठीक है। ये जो आप एज लिमिट की बात कर रहे हैं तो एज लिमिट है इसका 18 साल से लेकर के 27 साल तक, ठीक है ना, ये नॉर्मल एज लिमिट है। और उसके बाद मैं नोटिफिकेशन दे दिया हूं कैटेगरी वाइज जो है ना इसका एज में रिलैक्सेशन भी है, कैटेगरी वाइज इसका एज में रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो जनरली हम लोग 18 से 27 मानते हैं। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन आपका 40 साल और 45 साल, 40 ईयर्स एंड 45 ईयर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना। और एक सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन है। आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो इसमें 2 तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, क्वालिफिकेशन, अब ध्यान दीजिएगा कि इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक तो क्वालिफिकेशन क्या है कि ये जो आपका ऊपर जो मैंने पोस्ट लिखा था LDC, ये नहीं चल रही है पेन, चलिए आ जाइए, LDC, ठीक है ना। दूसरा उसमें था कि जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। उसके बाद था ये आपका पोस्टल असिस्टेंट। उसके बाद था सॉर्टिंग असिस्टेंट। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जनरल डाटा एंट्री ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा, इन सब के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात कीजिएगा तो बस उनको चाहिए क्या, 10+2, ठीक है ना, 10+2, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा इंटरमीडिएट चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए। ये किसी भी स्ट्रीम से चाहिए, इसके लिए कोई स्ट्रीम नहीं है कि मैथ से चाहिए, बायो से चाहिए, या इंटरमीडिएट हमारा आर्ट से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी स्ट्रीम से आप 10+2 अगर कर चुके हैं तो आप LDC, JSA जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अब जरा इसमें दूसरा कैटेगरी जो आता है वो आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जो है, जिसको मैंने इसके पहले बताया था पोस्ट में कि यह जो पोस्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस में इसकी पोस्टिंग होगी। तो यह डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, देखिए यहां भी आपको 10+2 चाहिए, ठीक है ना, यहां भी आपको 10+2 चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां जो 10+2 चाहिए उसमें साइंस स्ट्रीम चाहिए, उसमें साइंस स्ट्रीम्स के साथ मैथमेटिक्स चाहिए, ठीक है ना। बायो वाले, साइंस स्ट्रीम वाले नहीं चलेंगे,
साइंस स्ट्रीम भी चाहिए और साथ ही साथ साइंस स्ट्रीम में आपका मैथमेटिक्स मस्ट बी वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब जरा एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यह आपका ध्यान रखिएगा, ये जो क्लोजिंग डेट आप देख रहे हैं ना, इस क्लोजिंग डेट के पहले आपकी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास हो जानी चाहिए। किसके पहले? क्लोजिंग डेट के पहले आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये रही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डेट्स। अब आइए हम लोग चलें कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। याद रखिएगा, इस फॉर्म को अप्लाई करने का एकमात्र मीडियम है, वह मीडियम है ऑनलाइन। कभी ऑफलाइन या बाय पोस्ट इसे भेजने की कोशिश ना करें, कभी भी ऑफलाइन या इसे भेजने की कोशिश ना करें, समझ गए। तो इसका जो एप्लीकेशन डालेंगे ना सिर्फ ऑनलाइन होगा, बाय पोस्टल भेजने की कोशिश ना करें। आगे बढ़िए। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने से पहले रजिस्ट्रेशन 1 और रजिस्ट्रेशन 2 का सेगमेंट जरूर पढ़ लेंगे, पूरी की पूरी सेगमेंट पढ़ लेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है। ध्यान दीजिएगा, फोटो का साइज क्या होना चाहिए, फोटो किस तरह से आपकी खींची हुई होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स जो है 3 महीने से ज्यादा पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज थोड़ा सा आप फॉर्म भरने के पहले आप देख लेंगे। उसके बाद रही आपका इसका एप्लीकेशन फी, ठीक है ना। ये फॉर्म भरने का जो है एप्लीकेशन फी क्या होता है, जरा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सॉरी। चलिए ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन फी मात्र 100 रुपया है, ठीक है ना। नॉर्मली एप्लीकेशन फी जो है वो 100 रुपीज है। 100 रुपीज आपका एप्लीकेशन फी है नॉर्मली। और बाकी जो है जितने भी वुमेन कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। जितने भी SC ST और पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है ना, जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। एक्स सर्विस मैन वालों के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, ठीक है ना। और बाकी जिनके जो एलिजिबल हैं फी देने के लिए, ठीक है ना, और जिनके लिए 100 रुपीज रखा गया है, वो ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन फी कोशिश करेंगे कि नेट बैंकिंग के थ्रू, भीम UPI के थ्रू या आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन ही आपका पेमेंट भी करेंगे। ऐसे तो आपका एक ऑप्शन दिया है कि आप बैंक में भी जा करके चालान जमा करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि आप ऑनलाइन ही कर दें, सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हमने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई। अब गलती हो गई तो क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या उसका करेक्शन के लिए? जी हां, आपकी अपॉर्चुनिटी जो शुरू हो रही है वो 11/3/2022 से लेकर के 15/3/2022 तक, 11 मार्च 2022 से 15 मार्च 2022 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये करेक्शन डेट है। अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई, ठीक है, तो करेक्शन करने के लिए विंडो आपका खुलेगा और वह विंडो सिर्फ 11, 12, 13, 14, 15 यानी 5 डेज आपकी जो है विंडो खुली रहेगी। और इस 5 डेज में आपको अपना एप्लीकेशन अगर कोई मिस्टेक हुई है तो करेक्शन कर लेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो उसका प्रिंट आउट लेते हैं, याद हमेशा रखिएगा उसको थॉरोली पढ़िएगा जरूर। हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाए, तो उस गलती हो जाए तो उसको सुधारने के लिए आप पहले पढ़ लिए होंगे, तब तो पता चलेगा कि हमने गलती कर दिया। तो उसके करेक्शन का डेट जो है 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक आपकी करेक्शन की डेट दी गई है, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो लेटेस्ट मॉडिफाइड है एप्लीकेशन आपका, जैसे सपोज आपने करेक्शन कर लिया, करेक्शन करने के बाद जो लेटेस्ट एप्लीकेशन जो आपका हुआ वही एप्लीकेशन वैलिड होगा। पहले वाला
एप्लीकेशन जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। कई जगहों पे सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन है, आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जहां पर आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन डालना है आप एक बार नोटिफिकेशन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक आगे बढ़ते हैं। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, अब जरा मेन फंडा जो है वो हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे जाता है। ठीक है ना, आइए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो इसमें 3 टायर में आपकी एग्जाम हो रही है, ध्यान रखिएगा। पहला जो एग्जाम हो रही है वो टायर 1 हो रही है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। अब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1, इसमें आते क्या क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो आता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में जो होते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का तो 25 है, और अगर मार्क्स की अगर बात करें तो मार्क्स 50 है। सेकंड आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है ना, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, इसका भी वही है, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स रहेंगे। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस, पहला हो गया। सेकंड, थर्ड में आपका जनरल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, ये जो जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है ना, यह भी वही है, 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स होंगे। और फोर्थ में जो है आपका वो है आपका ये जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, इसका भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स रहेंगे, यानी टोटल जो है 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स होंगे। ठीक है ना, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 200 मार्क्स होंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, और वह जो निगेटिव मार्किंग है वह निगेटिव मार्किंग याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको डबल मार्क्स दे रहा है ना, तो एक क्वेश्चन पे डबल मार्क्स दे रहा है तो एक निगेटिव पे 0.5 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जितने भी आपने स्कोर किया है अगर एक गलत करते हैं तो वो आपके सही जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं उनमें से 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लेगा। ये आपका टायर 1 हुआ। दूसरा अब आइए टायर 2। टायर 2 इसको हम लोग बोलते हैं पेन एंड पेपर मोड। पेन एंड पेपर मोड, पेन एंड पेपर मोड। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पेन एंड पेपर मोड का जो एग्जामिनेशन है इसमें आपका एग्जामिनेशन में होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानिएगा कि इसमें मेनली जो होता है एस्से राइटिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, इसमें आपका राइटिंग एस्से है, राइटिंग एस्से है, उसके बाद लेटर है, उसके बाद एप्लीकेशन है, उसके बाद प्रेसिज है, प्रेसिज राइटिंग। ठीक है ना, बस इतना ही है। अब टायर 2 की अगर बात करते हैं ना तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि टायर 2 का मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। टायर 2 जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर ये क्वालिफाइंग इन नेचर है तो ध्यान रखिएगा कि इसका क्वालिफाइंग इन नेचर यानी मिनिमम आपका 33% जो है आपका इसमें नंबर लाना होगा, मिनिमम 33%। अगर इससे कम लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई करके लौटा दिया जाएगा, वापस आपको अपने घर भेज दिया जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि राइटिंग एसे, लेटर, एप्लीकेशन और प्रेसेज में मिनिमम 33% मार्क्स आपके होनी चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आइए, अब दूसरा चीज आपको डाउट होगा कि सर जितने ये सब लिख रहे हैं कि आपका एसे लिखना है, लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, प्रेसेज लिखना है, इसका मोड है,
या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप ऑप्ट कर सकते हैं कि हम इंग्लिश में लिखेंगे या हिंदी में। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आधी हिंदी और आधी इंग्लिश ये पॉसिबल नहीं है। अगर वैसा लिख देते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना, यानी आप फेल्यूर हो जाएंगे। इसलिए उसमें ध्यान रखिएगा, ऑप्ट कर लीजिएगा कि हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए, उसी में से दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। अब आइए इसके बाद का जो चीज है वह है आपका स्किल टेस्ट, ठीक है ना। टायर 1 हो गया, टायर 2 हो गया। अब टायर 3 की अगर बात करते हैं तो टायर 3 ही स्किल टेस्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। अब वो टायर 3 नहीं, वो स्किल टेस्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो यही कहेंगे ना कि हमारा 3 फेज में एग्जाम हो रहे हैं। एक फेज में पीटी हो गए, दूसरे फेज में पेन एंड पेपर मोड हो गए, और तीसरे फेज जो आते हैं वो तीसरा फेज जो मेरा है वो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। थर्ड जो आपका मोड हो गया वो हो गया स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ठीक है ना। याद रखिएगा स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। अब जब स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट की बात करते हैं तो ये 2 टर्म में, 2 फेज में ये लेगा। जो इसका पहला फेज है वो फेज है डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 है इसमें, एक जनरल डाटा एंट्री ऑपरेटर है और दूसरा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है ना। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर जनरल की बात करें, ठीक है ना, जनरल की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि 15 मिनट्स का आपका टेस्ट लेगा, ठीक है ना। 15 मिनट्स का आपका टेस्ट लेगा। इस 15 मिनट्स में आपको एक पैसेज दिया जाएगा। वो पैसेज जो रहेगा वो पैसेज 2000 से लेकर के 2200, 2000 से लेकर के 2200 यानी 2000 to 2200 की डिप्रेशन रहेगा, ठीक है ना। ये क्या है की डिप्रेशन, ठीक है ना। अब जरा ध्यान रखिएगा, अगर इसकी हम बात करें नॉर्मलाइज तो ये कहता है कि मुझे 8000 की डिप्रेशन पर आवर, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, 8000 की डिप्रेशन पर आवर हम लेंगे, और उसी में 15 मिनट का टेस्ट ले रहा है। तो उसी में उन्होंने क्या किया कि जो आपको पैसेज उन्होंने दिया, ठीक है ना, जो भी आपको पैसेज उन्होंने दिया, इस पैसेज में 2000 से लेकर के 2200 की डिप्रेशन होंगे, ठीक है ना। ये इसके लिए। अब की डिप्रेशन क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, पहले इसको समझिए। दूसरा जो है आपका इसमें, सॉरी, दूसरा जो है आपका एक हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर जनरल, और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है जिसको हम लोग ग्रेड ए बोलते हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिस में जिनकी पोस्टिंग होगी, ठीक है ना, उनके लिए कह रहा है कि इनके लिए भी 15 मिनट का टाइम होगा, इनके लिए भी 15 मिनट्स का ही टाइम होगा। इनके लिए जो की डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो जो इनको पैसेज देगा ना, वो याद रखिएगा पैसेज 3700 से लेकर के 4000 की डिप्रेशन होंगे, ठीक है ना। कितने होंगे? 3700 से लेकर के 4000 की डिप्रेशन होंगे उस पैसेज में, ठीक है ना। अब ये कहता है कि हमें 15000 की डिप्रेशन पर आवर चाहिए, ठीक है ना, 15000 की डिप्रेशन पर आवर चाहिए। अब आते हैं हम लोग दूसरा कैटेगरी में। दूसरा कैटेगरी बाकी जितने भी पोस्ट हैं, आपका एलडीसी हो गए, एलडीसी हो गए, उसके बाद है आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गए, उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट हो गए, उसके बाद सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गए। ये सब जो पोस्ट हैं इनके लिए कहता है कि हम टाइपिंग जो लेंगे वो 10 मिनट्स का लेंगे। कितने मिनट्स का लेंगे? 10 मिनट्स का टाइपिंग लेगा। इस 10 मिनट्स में इसका कहना है कि ये की डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि यह जो एलडीसी, जेएसए, पीए या एसए के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा
वह दो मीडियम में होगा, या तो हिंदी मीडियम में होगा या इंग्लिश मीडियम में होगा। तो ध्यान रखिएगा इसका मीडियम होगा, यह मीडियम या तो आप हिंदी मीडियम यूज कर सकते हैं या इंग्लिश मीडियम यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई मीडियम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर बात करते हैं तो कहता क्या है कि हमारा हिंदी जो है वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, किसका? हिंदी का। हिंदी का कितना? 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का होना चाहिए। और इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट्स होना चाहिए इंग्लिश में। यह इसकी टाइपिंग स्पीड खोज रही है। ठीक है ना, 30 वर्ड पर मिनट्स और 35 वर्ड पर मिनट्स, ये आपके इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग स्पीड खोज रही है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया सारा चीज? फिर से एक बार समझा देते हैं, बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा। अब जब हम इसके की डिप्रेशन की अगर बात करें ना, तो हिंदी का, ये इंग्लिश का जो की डिप्रेशन है वो 10,500 की डिप्रेशन पर आवर मांगता है। और जो इंग्लिश हिंदी के की डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ये आपका हिंदी में मांग रहा है। ठीक है ना, लेकिन इसमें अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है कि हम जो पैसेज देंगे ना वो कितने की डिप्रेशन का देंगे। इसमें अभी नोटिफिकेशन में आपका कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है ना, 10 मिनट का टेस्ट लेगा, मीडियम हिंदी या इंग्लिश होगा। अगर हिंदी होगा तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए इसको स्पीड मिनिमम। 9,000 की डिप्रेशन पर आवर हिंदी की बातों कर रहा है। इंग्लिश की बातों कर रहा है 35 वर्ड पर मिनट्स। उसके बाद कह रहा है 10,500 की डिप्रेशन पर आवर चाहिए। ठीक है ना, ये टोटल आपका टाइपिंग स्पीड हो गया। अब इस टाइपिंग स्पीड के बाद की अगर बात करते हैं तो इसके बाद ये तीसरा हो गया। चौथा फेज जो इसका जाएगा वो ध्यान रखिएगा वो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है ना, फोर्थ फेज जो इसके जाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा आपका, तब फिर आपका डिपार्टमेंट अलॉट करेगा और वह डिपार्टमेंट आपका पीवीआर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके लोकल पुलिस स्टेशन जो है उसमें जाएगा। जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद जब वापस जाएगा तब फिर वहां से आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेगा। तो यह जो है आपका फोर्थ फेज जो हो गया, इसमें फोर्थ फेज वो पीवीआर हो गया, सॉरी डीवीआर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवीआर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें क्या होगा कि आपका टोटल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है ना, इसमें जितने भी, ध्यान रखिएगा, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसमें जो जो आपने कॉलम फिल किए हैं वो सारा कॉलम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से सेटिस्फाई होना चाहिए। ये फोर्थ फेज हो गया। जब डीवीआर हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब फिर आपका वो मेरिट लिस्ट बना करके आपका डिपार्टमेंट एलोकेट करेगा और प्लेस एलोकेट करेगा और जोन एलोकेट करेगा। ठीक है ना, तो जैसे ही आपका जोन एलोकेट कर दिया, डिपार्टमेंट एलोकेट कर दिया, तब फिर आपका सारा का सारा जो फाइल है वो यहां से उठ करके एसएससी से चले जाते हैं उस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ, जिस डिपार्टमेंट में आपको भेजा गया। अब वहां वो डिपार्टमेंट क्या करेगा कि डिपार्टमेंट सबसे पहले पीवीआर करवाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है ना, क्या करवाएगा? पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगा। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन होकर के जब डिपार्टमेंट के पास जाएगा, तब ये छठा फेज जो है वो डिपार्टमेंट आपका अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा, अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर मेडिकल नहीं होता है क्या इसमें? तो देखिए मैं बता रहा हूं इसमें मेडिकल होता है, लेकिन यह कब होता है कि जैसे ही आपका डिपार्टमेंट और जोन अलॉट कर दिया तो वो जोन पहले पीवीआर ले लेगा। पीवीआर लेने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर देगा उस समय
एक फॉर्म आपको देगा, उस फॉर्म में आपको AMO ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से आपको साइन करवा करके पूरा चेकअप अपने बॉडी का करवा करके एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कब? जब आप या तो ज्वाइन करने जाए तब, और नहीं तो उसके पहले भी कुछ डिपार्टमेंट मंगवा लेते हैं कि आप टोटल डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करके और सर्टिफिकेट बना करके मेरे पास भेज दें। और सारा जब उसके पास चला जाएगा तो आपका फिर वहां ज्वाइनिंग के लिए बुलाएगा, डेट देगा, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ही सारा मेडिकल सर्टिफिकेट वो मंगवा लेते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी आपकी जीरोक्स कॉपीज है, और उसके बाद जो एसएससी का फाइल जाता है उससे मैच करवाते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी आपकी प्रोसेस हो गई, ठीक है ना। अब दूसरा जो प्रोसेस होगा वो हम आपको बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर जो देख रहे हैं सब्जेक्ट कि इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, साथ ही साथ आपका ये जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। तो इन सब की तैयारी जो होगी और इन सब में सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, ये सारा डिटेल्स मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।